हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है रीकैप सीरीज में। आज हम रीकैप सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आपने हमारे को कमेंट्स में लिखा और डिमांड करी, तो ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्रीफ थ्योरी इसकी 10 मिनट की एक ब्रीफ थ्योरी करेंगे और उसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को। तो देखिए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, इसमें ये रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोल सकते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। देखिए, एक पार्टिकल को कंसीडर करिए जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है t = 0 सेकंड। इसके बाद ये सर्कुलर पाथ पर हम कह रहे हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशन से सर्कल के डायमीटर पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर गिरता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन है इसलिए हम इसे बोलते हैं ओ। तो ओ को कहा जाएगा मीन पोजीशन। तो पहली कंसेप्ट तो ये आ गई, ओ को कहा जाएगा मीन पोजीशन। और जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है तो हम उसकी डिफरेंट पोजीशन से इस सर्किल के डायमीटर पर परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और ये देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर गिरता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी तरह अब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो ये देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, उसके बाद पार्टिकल घूमते हुए यहाँ आएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ आएगा। तो ये ए कहलाता है। और फिर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यहाँ से हम फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इधर आ गया फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर गिरता है जिसे हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये हो गया बी। तो पार्टिकल देखिए, जो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जब बॉडी की डिफरेंट पोजीशन से हम सर्कल के डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर उस पॉइंट को मार्क करते हैं जहां पर परपेंडिकुलर गिरता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है। और ओ कहलाती है मेन पोजीशन। पहले तो हम डिसाइड करते हैं, एक ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से ए जाएगा, फिर ए से ओ पर आएगा, फिर ओ से बी पर जाएगा, फिर बी से ओ पर आएगा। तो इसे हम कहेंगे एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कैसे पूरा होता है, ओ टू ए टू ओ टू बी और वापस ओ। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अच्छा, अब ए कहलाती है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये ए कहलाती है। और ओ ए जो सर्कल की रेडियस है वो कहलाती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाता है ओ ए, जो सर्कल की रेडियस के बराबर होती है। तो ओ ए कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ओ ए कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ मानी गई है ए। तो ये पहली ब्रीफ कंसेप्ट हो गई।
इसके बाद जो दूसरी कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, तो मेन पोजीशन क्लियर हो गया, ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सारे डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से ही नापे जाते हैं। तो ओ से ए जाएगा, फिर ए से ओ आएगा, ओ से बी जाएगा। तो ये पहली बेसिक कंसेप्ट हो गई जो हमने कुछ मिनट में कर ली। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट है वो पार्टिकल की फेज है, फेज ऑफ पार्टिकल, फेज ऑफ पार्टिकल। अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं तो वो कहलाएगा फेज ऑफ पार्टिकल। फेज का मतलब पोजीशन, सिंपल मीनिंग है पोजीशन। फेज को हम ये भी बोलते हैं एंगल, फेज को हम ये भी बोलते हैं एंगल। तो फेज क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो फेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फेज होगी, जब पार्टिकल ओ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो फोटो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ओ पर होगा, इसे बोलते हैं जीरो फेज। इसे क्या बोलते हैं, जीरो फेज बोलते हैं। अब ये 90 डिग्री ये घूमता जा रहा है, तो ये यहाँ पर बोलते हैं हम π/2 फेज। π/2 का मतलब आप जानते हैं 90, और यहाँ पर फेज होगी 180 डिग्री पाई, और यहाँ पर होगी 3π/2, जिसे आप बोलते हैं 270 डिग्री। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, और π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो फेज 0 से 90 तक बदलती है, उसके बाद 90 से 180 तक बदलती है, और उसके बाद 180 से 270, उसके बाद 270 से कितना बदलती है, 360 डिग्री। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि पार्टिकल की फेज 60 डिग्री है, कितनी है, 60 डिग्री है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ओ और ए के बीच में कहीं होगा। अब आपसे कहा गया पार्टिकल की फेज है 150 डिग्री, इसका मतलब पार्टिकल ए से ओ की तरफ आ रहा होगा, ए और ओ के बीच में होगा। तो फेज से हम पार्टिकल के मोशन को और लोकेशन को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब फेज को एक और तरीके से बताया जाता है टाइम के टर्म्स में। तो यहाँ टाइम होता है 0, t/4, 1/4 टाइम पीरियड, और ये होता है t/2, ये होता है 3t/4, और ये होता है t। और हमेशा आप याद रखिए कि 360 डिग्री की जो फेज होती है वो t सेकंड के बराबर होती है। कितने सेकंड के बराबर होती है, t सेकंड। तो कुल मिला के 1 डिग्री की जो फेज होगी वो कितने टाइम के बराबर होगी, t/360 सेकंड्स के। तो फेज एंगल को हम टाइम से क्या कर सकते हैं, एंगल को हम टाइम से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल 1 डिग्री को ट्रेवल करने के लिए, 1 डिग्री फेस को मूव करने के लिए, 1 डिग्री फेस को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल कितना टाइम लेता है, t/360 सेकंड्स, t/360 सेकंड। तो बिना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इससे बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो ये तो हुआ फेस के बारे में। उसके बाद अगली बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ SHM, इक्वेशंस ऑफ SHM। तो पहला इक्वेशन हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो कि होता है y = a sin ωt। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, y = a sin ωt। और अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर y ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया टाइम। उसके बाद दूसरा इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सिंप्लिसिटी के पर्पज से आप इसको ये भी बोल सकते हैं a sin थीटा, क्योंकि ωt एंगल है। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है a ओमेगा cos थीटा। थोड़ा इसको ध्यान रखिए, a ओमेगा cos थीटा। या दूसरा इक्वेशन होता है ओमेगा √√a² - y²। अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं तो इनिशियल वेलोसिटी a ओमेगा होती है, तो ये देखिए ये इस तरह से बनेगा।
यहाँ वेलोसिटी ले ली और यहाँ ले ली टाइम ले ली। अब देखिए, अब पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस होगा। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू ए ओमेगा साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि तुम जानते हो कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। तो अगर आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो आपका जवाब है 90 डिग्री का, या आप उसे बोल सकते हैं π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। अब तीसरा इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ एक्सलरेशन। इक्वेशन ऑफ, कुछ और बातें भी करनी है आपसे, इक्वेशन ऑफ एक्सलरेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सलरेशन। तो इसे मैं एफ बोल रहा हूं यहां पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और यहां से हमें यह पता चलता है कि एक्सलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें, यहाँ पर अगर हम एफ ले, एफ मैंने माना है एक्सलरेशन और यहाँ पर मैं लूँ इसे टाइम, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ क्या जाएगा, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये बात आप थोड़ा क्या रखिए, ध्यान रखिए। अब अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद। अब जैसे देखिए कि आपको मालूम है कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, एक मिनट, वेलोसिटी का इक्वेशन है ए ओमेगा कॉस थीटा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो थीटा क्या हो गया, 0। तो मीन पोजीशन पे हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू के बारे में बात करें तो वैल्यू मतलब मॉडुलस लेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर ए। और आप जानते हैं तब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है 1, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री फेस पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो अब थोड़ा यहाँ पीछे इक्वेशंस की तरफ जाते हैं। तो अब आप देखिए 90 डिग्री पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया और अब आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी चाहिए, ये सब चीजें आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। दिस यू मस्ट रिमेंबर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आपके बेसिक इक्वेशंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, वेलोसिटी का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक बार से फिर चेक कर लीजिए। तो अब देखिए, अब हम इन सब चीज़ों के बारे में एक हमारे पास बेसिक नॉलेज है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा पहला सवाल है, आप इसे नोट कर लें। तो पहला सवाल कहता है, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सलरेटिंग ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव SHM आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए, एक्सलरेटिंग नहीं है, एक्सलरेशन है ये, इसको थोड़ा करेक्शन हमें करना पड़ेगा, एक्सलरेशन है ये। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द टाइम पीरियड विल बी 1.5 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है। 3.14 सेकंड, 6.28 सेकंड एंड 12.5 सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ओमेगा है। अब देखिए, फास्ट फॉर्मूले का फायदा होता है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू ओमेगा। तो 1 इक्वल टू ओमेगा आ गया, तो हम लिख सकते हैं
देखिए यहीं सॉल्व करेंगे। 1 इक्वल टू ओमेगा, तो 1 इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई बाय टी, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई सेकेंड, और पाई आप जानते हैं 2 इंटू 3.14, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 6.28 सेकेंड। तो एक सिंगल लाइन का सवाल था, बस फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। तो फॉर्मूले के अलावा अब देखिए, जब हम बेसिक ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो 3 चीजें शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब एसएचएम जब ऑसिलेशन पार्टिकल करता है तो उसके पास दो एनर्जी होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा इसका ब्रीफिंग अब हम अगली स्लाइड में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि तभी सवाल करने में मजा आएगा क्योंकि फॉर्मूले साथ होंगे। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या मोशन बोल रहे आप, इसे हम बोलेंगे ईपी। ईपी को आप लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि y होता है, अगर फेस y होता है ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा। और थीटा आप जानते हो यहाँ पे क्या है, मैंने स्पेशली उसको यूज किया है एज ए फेस। तो अलग अलग फेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो भाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए साइन थीटा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और कब होगी? जब साइन थीटा 1 होगा। कब होगी? जब साइन थीटा क्या होगा? 1 होगा। मतलब फेज एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और 90 डिग्री फेज आप जानते हैं, 90 डिग्री फेज आप जानते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एक ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं 10-15 मिनट का, तो इसे हम बोलेंगे ई के। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बड़ा क्लियर है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी था हमारा ए ओमेगा कॉस थीटा, या हम वी को ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी बता सकते हैं हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फेस से भी हम बता सकते हैं। और फिर वही वाली बात कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 10 मिनट में तो पूरा रिवीजन हो जाता है चैप्टर का। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कब होगी? तो आप जानते हो जब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब कॉस थीटा क्या होगा? 1 होगा, तो फेज एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे y बदलेगा डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। जैसे जैसे y बदलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। अब बात करते हैं, थोड़ा इसका आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में टोटल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं ई,
और वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी थी, आपको याद होगा, हाफ, थोड़ा उसके टर्म्स में लिखते हैं साइन के, साइन स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक एनर्जी हमने अभी लिखी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर कॉमन लिया जाए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो गया। तो टोटल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखिए टोटल एनर्जी वाई पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती, तो हमेशा हमारा एक पॉइंट बनेगा टोटल एनर्जी इन SHM is always constant। अब कुछ ग्राफ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। 8-10-12 मिनट में मैक्सिमम हम सारी बेसिक कंसेप्ट्स को 10-12 मिनट में अगर पहले पढ़ा हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 20 सेंटीमीटर, एंड टाइम पीरियड इज 12 सेकेंड। टाइम पीरियड 12 सेकेंड है। अब पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम टाइम लेगा मूव करने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर इट टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करने के बीच के लिए कि वो कितना टाइम लेगा, और ऐसे दोनों पॉइंट्स मीन पोजीशन से के दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। फर्स्ट ऑप्शन 1 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 2 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 3 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन 4 सेकेंड। तो चलिए इसको एक डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि डायग्राम आपको बेटर समझाएगा। तो ये आपका देखिए, अब सबसे पहले देखिए ये आपका मीन पोजीशन हो गई O, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब उन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो मीन पोजीशन के दोनों तरफ हैं। मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे। मान लेते हैं ये पॉइंट C है और ये है D, जो मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर है पर दूसरी तरफ है। तो अब पूछा गया है कि C से लेकर D पर मूव करने में वो कितना टाइम लेगा। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट हमें समझनी पड़ेगी SHM की। ये O है और जैसा मैंने आपको बताया था ये A है, ये B है, और A के बीच में डिस्टेंस है A, और O और B के बीच में डिस्टेंस है A। तो पहले पार्टिकल O से लेकर कहाँ तक जाता है, A पर। एक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, O से A पर जाएगा तो कितना चलेगा A, फिर A से O पर आएगा फिर चलेगा A। तो अब A प्लस A कितना हो गया 2A, फिर O से B पर जाएगा 2A प्लस A 3A, फिर वापस B से O पर आएगा। तो वो 4A को चलने में कितना टाइम लेता है, T सेकेंड। तो यूनिट डिस्टेंस को चलने में वो कितना टाइम लेगा, T/4A सेकेंड। अब पार्टिकल C से चलकर कहां पर आता है, D पर आता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। एक ऐसे 2 पॉइंट्स है जो मीन पोजीशन के दोनों अलग अलग साइड है, और मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करने में पार्टिकल कितना टाइम लेगा। तो पार्टिकल C से पहले O आएगा, फिर O से कहाँ जाएगा D। तो जब वो C से O आएगा तो कितना चलेगा 10, जब O से D आएगा तब कितना चलेगा 10, तो टोटल चलेगा 20। तो एक का टाइम है T/4A, तो 20 का टाइम कितना होगा, 20 इंटू T/4A। अब A की वैल्यू देखिए 20, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड है 12 सेकेंड, 20 इंटू 12, और A दिया हुआ है 20,
तो ये 20 से 20 कट गया, बचा 12/4। तो 12/4 कितने सेकंड होगा? 3 सेकंड। तो इसे चलने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। टाइम, एक पूरे ऑसिलेशन में पार्टिकल ओ से ए पर जाएगा, ए दूरी चलेगा, ए डिस्टेंस चलेगा, फिर ए से ओ पर आएगा, फिर ए डिस्टेंस चलेगा, कितना हो गया? 2a। फिर ओ से बी पर जाएगा तो 2a + a 3a, फिर वापस बी से ओ पर आएगा 3a + a 4a। तो 4a का टाइम कितना होता है? t सेकंड, एक टाइम पीरियड टाइम, और एक का टाइम कितना होगा? यूनिट डिस्टेंस चलने के लिए पार्टिकल कितना टाइम लेगा? t/4a सेकंड। तो बस इससे हमने इस सवाल को कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। तो ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए। The maximum velocity of a particle executing SHM is v. मैक्सिमम वेलोसिटी v है। इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को 1/3 कर दें ओरिजिनल वैल्यू का, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 4 आंसर है। सिंपल सा सवाल है, एक ही लाइन में हो जाएगा। 18v, 12v, 6v एंड 3v। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा ए। कितना होता है? ओमेगा ए। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t × a। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी गई है? हमें दी गई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? v है। तो अब ये यहां से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड। तो v1/v2 से भी कर सकते हैं। तो v1/v2, a ऊपर है इसलिए होगा a1/a2, t नीचे है इसलिए होगा t2/t1। अब एम्पलीट्यूड को हमने क्या करा? डबल। तो पहले एम्पलीट्यूड कितना था? a था, तो a2 कितना हो जाएगा? 2a। पहले टाइम पीरियड था आपका कितना? t। पहले टाइम पीरियड था t, t1 कितना था? t। अब टाइम पीरियड को क्या कर रहे हैं? 1/3 कर रहे हैं, तो ये हो गया t/3। तो v1/v2 की वैल्यू a और t सब कट जाएंगे, आ जाएगी 1/6। और v1 आपको दिया हुआ है पहले v2 1/6। तो v2 क्या होगा? v2 कितना हो जाएगा? 6v। तो ये एक ही लाइन का क्वेश्चन था, बस थोड़ा आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। v2 कितना हो जाएगा? 6v। इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल मालूम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड पहले a था, बाद में a1 a था और a2 कितना हो गया? 2a। टाइम पीरियड t1 t था और बाद में हो गया t2 t/3। तो बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये सब चीजें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल। आप इसे नोट कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप इसे नोट करिए। A body is executing SHM when its displacement from the mean position is 4 cm and 5 cm. The corresponding velocity of the body is 10 cm and 8 cm. तो कहने की बात है कि जब डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर होता है उस समय वेलोसिटी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर होता है तब वेलोसिटी होती है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये दिया गया है। देन द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज, तो बॉडी का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई सेकेंड। तो देखिए 2 पाई इसको ऐसे आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, 2 पाई सेकेंड। ओके, सेक, सेक, तो एस नहीं है वो, ये सेक है, सेकेंड। तो बॉडी का हमें टाइम पीरियड निकालना है। पहला आंसर है 2 पाई सेकंड, दूसरा आंसर है पाई बाय 2 सेकंड, तीसरा आंसर है पाई सेकंड और चौथा आंसर है 3 पाई बाय 2 सेकंड। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी का बेसिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन होगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख लें, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर दें ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जब वेलोसिटी 10 होती है तब डिस्प्लेसमेंट 4 होता है। जब वेलोसिटी 10 होती है तब डिस्प्लेसमेंट 4 होता है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन कहता है कि जब डिस्प्लेसमेंट 5 होता है तब वेलोसिटी 8 होती है। तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। आप पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 100 माइनस 64 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए थोड़ा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब 100 माइनस 64, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 100 माइनस 64, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा और राइट हैंड साइड में बचा है, ये देखिए ये थोड़ा 5 स्क्वायर है ना, इसमें गलती नहीं हो। 4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 ओमेगा स्क्वायर और ये होगा हमारा 16 ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस है 5 का स्क्वायर प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर। तो आसान है, अब दैट इज 36 और ये माइनस था, देखिए ये यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ये माइनस था। तो 25 में 16 गए तो कितना हो गया 9 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका 4, ओमेगा आ गया 2 और हम जानते हैं ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितने सेकंड आ जाएगा, पाई सेकंड। बड़ा अच्छा सवाल है, टाइम पीरियड कितने सेकंड आ जाएगा 5 सेकंड। तो हमने इसे करा कैसे था, हमने कुछ नहीं करा, हमने इसको थोड़ा क्या करा था, माइनस कर दिया था, माइनस कर दिया था तो हमारा आंसर आ गया। अब इसमें पूछा गया था टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड हमने बहुत सफाई से निकाल लिया, आंसर कितना होगा 5 सेकंड। अब यहाँ पर एक और चीज पूछी जा सकती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बताएंगे। तो ये तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सीखने वाली बात है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मुझे 10 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 4 नहीं है 4 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो मेरा ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे मिलेगा 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16, पूछा नहीं गया है फिर भी मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 25। अब मैं इस इक्वेशन का यूज करके ए की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरह के सवालों में दो चीजें पूछी जा सकती है, टाइम पीरियड बताओ या क्या बताओ, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो आप माइनस कर दीजिए, इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बस इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। ये हमने आंसर निकाल लिया था इसका पाई सेकेंड, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे नोट करिए। अब पार्टिकल इन एसएचएम विद टाइम पीरियड 3 सेकेंड। हाँ भाई, टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 3 सेकेंड दिया गया है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन आफ्टर टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर आपका मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहला आंसर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, दूसरा आंसर 1/4 एम्पलीट्यूड, तीसरा आंसर √3/2 एम्पलीट्यूड, चौथा आंसर 2/√3 एम्पलीट्यूड। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन 2π/t/t, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू ए साइन 2π/t/t, ए साइन 2π/t/t। अब टाइम पीरियड कितने सेकंड दिया गया है, 3 सेकंड। तो y इक्वल टू ए साइन 2π/3 इंटू टी। अब आपसे बोला गया है कि t इक्वल टू 0.5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखिए 0.5 सेकंड का मतलब होता है हाफ सेकंड, तो टाइम की वैल्यू हाफ सेकंड हम यहां रख देंगे, ए साइन 2π/3 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा ए साइन π/3। और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन π/3 होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन 60 डिग्री। साइन 60 होगा √3/2, तो डिस्प्लेसमेंट होगा √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू एम्पलीट्यूड। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बहुत आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वो एक और सवाल पूछ सकते थे कि इतने टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का इसलिए मैंने आपको फेज फॉर्मूला बताया। तो ये तो हमारा अब सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, इसे नोट करिए और सिंपल भी है। The vertical extension in a light spring by a weight of 1 kg
suspended from the wire is 9.8 centimeter. The period of oscillation of, थोड़ा सुधार देते हैं, सेम मास 1 kg कितना होगा। तो देखिए, जब हम किसी मास को, अब थोड़ा स्प्रिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम किसी मास को किसी स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं और मान लीजिए स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है, फोर्स कांस्टेंट कितना है, के, तो पहली चीज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई m अपॉन के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, मास तो हमें मालूम है 1, अब हमें सिर्फ के मालूम होना चाहिए। और अगर हमें के क्या होता है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, अगर हमें स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मालूम है तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि m कितना दिया हुआ था यहाँ 1 kg। पर अब ये कहा गया कि जब 1 kg का वेट स्प्रिंग के लोअर एंड से लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो वायर इज 9.8। सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर नहीं होगा, ये फिर यहाँ थोड़ा सुधारिए, सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग इज 9.8 सेंटीमीटर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 1 kg, पहला आंसर 200 पाई, दूसरा आंसर 2 पाई, तीसरा आंसर 2 पाई बाई 10, चौथा आंसर 20 पाई। तो अब देखिए क्या होता है, जब हम स्प्रिंग के, मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, जब हम इसके लोअर एंड पर किसी भी मास को लटका देते हैं तो उसके वेट के कारण, ये था 1 kg, तो 1g, चलिए थोड़ा 1 से नहीं बताते हैं, तो थोड़ा m से बता देते हैं, तो mg, और स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो गया, डेल्टा L। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेट लटकाओगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, तो mg इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। तो mg इक्वल टू k डेल्टा L। के एक कांस्टेंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब k कैसे निकालेंगे, mg डिवाइडेड बाय डेल्टा L। वेट सस्पेंडेड, weight suspended, weight suspended divided by change x divided by the extension, divided by the extension का मतलब स्प्रिंग की लेंथ में कितनी चेंज होती है। तो मास था 1 kg और ये 9.8 सेंटीमीटर, इसलिए मैं इसको मीटर में बदलूंगा, और g की वैल्यू होती है 9.8, ये हो गया 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2, कैंसिल, तो k हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब टाइम पीरियड निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, k की वैल्यू 100, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो टाइम पीरियड था 2 पाई m बाय k, मास था 1 kg, k था 100 का स्क्वायर रूट 10, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय 10 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 2 पाई बाय 10 सेकेंड। तो ये देखिए तीसरा आंसर इसका क्या हो गया, सही आंसर है। एक बेसिक कंसेप्ट्स को भी हमें रिवीजन में क्या करना है, कवर करना है। रिवीजन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं होता, थ्योरीज भी ऐसी हमें आनी चाहिए जो हमारे क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ये बड़ा जरूरी बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमेशा याद रखिए, जब एक सिंगल मास स्प्रिंग से सस्पेंडेड है तो इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ m बाय के, और अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है,
स्प्रिंग्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका फोर्स कांस्टेंट है K1, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है m/K1 + K2। और अगर स्प्रिंग सीरीज में है, किस में है, सीरीज में है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम जानते हैं कि 1/K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/K इफेक्टिव K1 + K2। तो K की वैल्यू आ जाएगी K1 K2 अपॉन K1 + K2। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πm अपॉन K1 K2 अपॉन K1 + K2। और आखिरी केस, अगर एक मास दो स्प्रिंग के बीच में अटैच हो, K1 और ये हो गया आपका K2, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन K1 + K2। ये आप नोट कर लीजिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल में जितनी भी थ्योरीज आती है रिकैप सीरीज में, अब हम क्या करेंगे, रिवीजन में उन थ्योरीज को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, उन थ्योरीज को भी कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ मैंने मार्किंग करके रखी हुई है टाइम पीरियड्स के बारे में। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज T when it is filled with sand and mercury। तो पहले उसे सैंड से भरा जाता है, बाद में उसे किससे भरा जाता है, मर्क्यूरी से। हॉलो मेटेलिक स्फीयर है। दैट टाइम पीरियड्स आर T1 T2। T1 सैंड पर है और T2 मर्क्यूरी पर है। वेयर इट इज पार्शियली फिल्ड विद सैंड, जब उसे रेस से पार्शियली फिल किया जाता है, मतलब आंशिक रूप से भरा जाता है, देन इट्स टाइम पीरियड इज T3। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3 एंड T ऑल्सो। ये चार आंसर्स दिए गए हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की एक बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए। वो बेसिक चीज क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम का हॉलो बॉब है और इसको एक डोरी से हमने लटका दिया, और हम जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड होता है T = 2π। मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, जी पर डिपेंड करता है और इफेक्टिव लेंथ पर। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां डोरी बांधी गई है और सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ टाइम पीरियड T है। अब दूसरे केस में इसे सैंड से भरा जाता है, ध्यान दीजिए किससे भरा जाता है, सैंड से। अब इसमें रेत भर दी, पूरी तरह से रेत भर दी, और अब आप देखिए तो इस केस में सेंटर ऑफ मास की स्थिति में पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो यहाँ टाइम पीरियड हो गया T1, जैसा क्वेश्चन में दिया गया 2π√L/g। तो T और T1 बराबर होंगे। उसके बाद तीसरा केस, हमने इसमें मर्क्यूरी भर दिया, हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जो, इसमें मर्क्यूरी भर दिया, मर्क्यूरी। तो इस केस में भी हम देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये पूरी तरह मरकरी से भरा हुआ है, ठीक है, टोटली फिल्ड है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगी, इसलिए लेंथ पर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो T3 को भी हम लिख सकते हैं 2π√L/g। अब आखिरी केस की तरफ आते हैं। हमने इसे पार्शियली फिल किया है सैंड से, पूरा नहीं भरा, पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा सैंड से भरा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सैंड नीचे की तरफ भरी हुई है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ लेंथ कितनी है, L', तो ये L' इफेक्टिव लेंथ L से क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे
हमें टाइम पीरियड के बारे, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है T2 सॉरी, तो यहाँ टाइम पीरियड हो जाएगा आपका T3 2 पाई L डैश अपॉन G। तो T3 टाइम पीरियड विल इंक्रीज, हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और ये तीनों टाइम पीरियड T, T1 और T2 बराबर होंगे, पर T3 इनसे बड़ा होगा। ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में जो L होता है वो लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं होती, वो होती है इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ कैसे नापी जाती है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो इफेक्टिव लेंथ बदल जाएगी, इफेक्टिव लेंथ बदलने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको कुछ एक चीज़ें और बताना चाहता हूँ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड। अगर मान लीजिए पेंडुलम एक लिफ्ट में है, किसमें है? एक लिफ्ट के अंदर है, एलिवेटर जैसे बोलते हैं, और लिफ्ट की छत से लटका हुआ है, सस्पेंडेड बाय द सीलिंग, और लिफ्ट ऊपर जा रही है ये एक्सलरेशन से। ऐसे केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा L अपॉन G, नहीं G प्लस A। अब लिफ्ट का दूसरा केस ये भी मालूम होना चाहिए, साथ साथ थ्योरी भी बताया करें, तो ऐसा डिमांड आई है तो इसीलिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल आइडिया। अब मान लीजिए लिफ्ट नीचे जा रही है, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड हो जाएगा G माइनस A। और किसी ने पूछा था कि सर जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पेंडुलम will not oscillate, ऑसिलेशन नहीं करेगा। तो अब किसी ने यह भी पूछा था कि टाइम पीरियड इन्फिनिटी कब होता है? when lift is falling freely under gravity। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। और दो पॉइंट्स और हैं, अगर मान लीजिए पेंडुलम एक ऐसी लिफ्ट में की छत से लटका हुआ है जिसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इट इज फॉलिंग फ्रीली, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा और पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। अब एक और केस आपको मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए सिंपल पेंडुलम एक मूविंग कार की छत से, एक कार है उसकी सीलिंग से लटका हुआ है, तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो होगा L अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। ये कुछ एक पॉइंट्स थे, तो ये आपको मालूम होने चाहिए, इसलिए मैंने इसके बारे में बात करी है। और कार का एक्सेलरेशन A है, कार का एक्सेलरेशन A है। इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि, चलिए उसको आगे डिस्कस करते हैं। एक और चीज पूछी जाती है तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया। अब अगला सवाल देखिए, आप नोट कर लीजिए। A particle of mass 0.1 kg is executing simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter. When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is 8 into 10 to the power minus 3 joule. If the initial phase is 45 degree, the equation of its motion is, assume xt as the position of the particle at time t। तो देखिए इनिशियल फेज कितनी है? 45 डिग्री। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमेशा याद रखिए, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा, और फाई यहाँ कहलाती है इनिशियल
फेस, पाई क्या कहलाती है? इनिशियल फेस कहलाती है। पाई को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल फेस। तो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखने के लिए इनिशियल फेस तो यहाँ पर दी गई है 45 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन। तो फाई तो हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे पाई हमें मालूम है, अब हमें क्या नहीं मालूम है? एम्पलीट्यूड नहीं मालूम है और ओमेगा नहीं मालूम है, ओमेगा नहीं मालूम है। और हमें दिया क्या हुआ है? मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 0.1 kg दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। चलिए एम्पलीट्यूड भी मालूम हो गया, हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। अब सबसे पहली बात कि जब एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता हुआ पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फेज वाला, तो हम उसी फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एट मीन पोजीशन। हम कह सकते हैं कि भाई मीन पोजीशन पर फेज एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात कॉस 0 क्या होगा? 1। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कितनी होगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मास की वैल्यू देखते हैं 0.1 kg, ए 0.1 मीटर, मास की वैल्यू 0.1 kg, ओमेगा नहीं मालूम, ए की वैल्यू 0.1 स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया हुआ है 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ तो ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 16 × 10⁻³ 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 क्यूब ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻³ पावर टू पावर मल्टीप्लाई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 16 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इस तरह से हमने ओमेगा की वैल्यू को कितना निकाल लिया? 4 निकाल लिया। ओमेगा की वैल्यू को कितना निकाल लिया? 4 निकाल लिया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन तो नहीं है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं y = a sin ω/t + phi। एम्पलीट्यूड है इसका 0.1, ओमेगा है 4 और इनिशियल फेज है π/4। तो ये आपका इक्वेशन आ गया y = 0.1 sin 4t + π/4। 0.1 sin 4t + π/4। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपका धन्यवाद, आपने इसे देखा। खूब अच्छे से रिवीजन करिए और अगले लेक्चर में रिकैप सीरीज के फिर मिलते हैं और लगातार मिलते रहेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगेन थैंक यू।